नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, एएचएससी ग्रुप सी का एग्ज़ाम जो कि आज यानी 4 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में संपन्न हुआ है। आशा करते हैं कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आप सबने उसमें धूम मचा दिया, बिल्कुल सभी क्वेश्चन सही सोल्व किए हैं और इन सर्दियों से लड़ते हुए एग्ज़ाम देने के बाद आप सब अपने अड्डे पे पहुंच चुके हैं, यानी अपना गंतव्य पहुंच चुके हैं। तो साथियों, अब समय है कि सही आंसर की देखने का, क्या सही आंसर होगा उससे मिलान करने का, जिससे पता चल सके कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है और हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ या आने वाले समय में कहें तो जो कट ऑफ होगा उसको क्रॉस करेंगे या नहीं, जिससे कि हमें आगे की तैयारी में मदद मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कुल 100 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 25 सवाल हिंदी से, 25 इंग्लिश से, 25 जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से और 25 सवाल पूछे गए थे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स के सवाल को हम इसमें सॉल्व करके भी दिखाएंगे और सभी 100 सवाल का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले सवाल से। फ्रेंड्स, पहला सवाल है गद्यांश है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक यानी 5 प्रश्नों का आंसर इस गद्यांश को पढ़ के देना। हम फटाफट इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कह रहे, कवि तो संसार में बड़ा ही सुंदर है, स्वर्ग की अप्सराएं, नंदवन के पारिजात, पूर्णिमा का चंद्र सुंदर कहे जाते हैं, किंतु कवित्व के सामने इन सब की सुंदरता अकिंचित कर है। वसंत ऋतु का मल्यानील, प्रातःकाल का दिग्मंडल, संध्या का अरुणिम आकाश भी सुंदर कहे जाते हैं। ये क्या कवित्व की सुंदरता की समता कर सकते हैं? कवित्व को सुंदर न कहना कवित्व का अनादर करना है। कवित्व ही समस्त वस्तुओं का मूल है। कवित्व ने ही सुंदर को सुंदरता दी है। सौंदर्य संसार में कवित्व ही सबसे ऊंचा है। संसार भर में कवित्व का ही राज्य है। भगवान ने इसे अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करने की शक्ति दी है। कवित्व अंधकार में दीपक है, दरिद्र का धन है, दुख में धैर्य है और विरह में मिलन है। कवित्व की दया और उसकी प्रीति से सामान्य मनुष्य भी अमर हो जाता है। इसी से कवित्व की उपासना करने और उसे श्रेष्ठता देने को कौन न उद्यत होता। चलिए, इससे रिलेटेड 5 प्रश्न देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है स्वर्ग की। तो हमने देखा यहाँ पे स्वर्ग की अप्सराएं। दूसरा है प्रातःकाल का, तो प्रातःकाल का दिगमंडल यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है बसंत ऋतु का, तो बसंत ऋतु का मल्यानील, बसंत ऋतु का मल्यानील। और संध्या का अरुणिम आकाश। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है, क्या है? तो ऑप्शन 2 कवित्व। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला क्वेश्चन है विरह शब्द का विलोम क्या है? तो विरह मतलब होता है बिछड़ना, इसका विलोम यानी उल्टा है ऑप्शन 2 मिलना, मिलन। मिलन मतलब मिलना, ऊपर ही दिया गया था। अगला गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है? तो कवित्व, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सौंदर्य संसार में। सौंदर्य के संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है। अगला है मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो मैं बैठा था, यह है पूर्ण भूत, ऑप्शन 3। अगला है मदांध, इस समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो मदांध यानी मद से अंध, ऑप्शन 1। मदांध यानी मद से अंध। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। अगला है आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा नुकसान होते होते जो कुछ बचा है वह भी बहुत है। यानी झोपड़ा में आग लग गया तो जो कुछ अगर बच गया वही लाभ समझो, तो नुकसान होते होते जो बचा हुआ है बहुत है। अगला क्वेश्चन है जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो। तो जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसको बोलते हैं अन्य मनस्क, ऑप्शन 1 अन्य मनस्क। अगला क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम कौन है निम्न में से? तो इसका सही आंसर होगा जो, जो, सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ये बना है मित्र से। इसी तरह से मनुष्य से बनता है मनुष्यता, तो मनुष्यता होता तो वो सही, वो भी एक सही आंसर था।
अगला है ज्ञापन के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मेमोरेंडम। ज्ञापन को अंग्रेजी में बोलते हैं मेमोरेंडम। नेक्स्ट है हाथ के तोते उड़ना मुहावरा। तो हाथ के तोते उड़ने का अर्थ है स्तब्ध होना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है। तो बाल्टी स्त्रीलिंग शब्द है और सब्जी भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो बाल्टी और सब्जी दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी, ये दोनों सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये है कि केस शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो केस का पर्यायवाची हो जाएगा कुंतल। केस का पर्यायवाची है कुंतल। नेक्स्ट है कमेंट का हिंदी शब्द क्या होगा? तो कमेंट का हिंदी होता है, कमेंट मतलब टीका टिप्पणी करना, टीका टिप्पणी। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है सही विराम चिन्ह वाला विकल्प। तो विराम चिन्ह वाला विकल्प देखने से ही लग रहा है अच्छी कितनी गंदी आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोहण का विलोम क्या होगा? यानी आरोहण का उल्टा होगा अवरोहण। अवरोहण, अवरोहण नहीं, यहाँ पे एक लिखा हुआ है अवरोहण, अवरोहण नहीं बल्कि अवरोहण। नेक्स्ट है मुझे थोड़ा दूध चाहिए। इसमें थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? तो थोड़ा क्या बता रहा है? परिमाण को बता रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द। सूची पत्र को इंग्लिश में कैटलॉग बोलते हैं। सूची पत्र का इंग्लिश हो जाएगा कैटलॉग। अगला है बैठक में कौन सा प्रत्यय है? तो बैठ में क जोड़ा गया है तो बैठक, तो क है। बैठ में क्या जोड़ा गया है? क जोड़ा गया है तो बैठक हो गया। नेक्स्ट है आदान में सही उपसर्ग क्या है? तो आ प्लस दान आदान, तो आ हो गया। अगला है बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है? तो बहुवचन में जो प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो इसमें है दर्शन। दर्शन को बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया गया है। समय ज़्यादा ना हो इसके लिए हम पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो कह रहा है गिव अपोजिट ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का उल्टा शब्द बताना है। तो एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसका सही आंसर होगा इनसफिशिएंट, यानी कि कम मात्रा में, प्रचुर मात्रा में न होना। एम्पल मतलब पर्याप्त और इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त। अगला क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द वर्ड विच मीन्स द सेम एज हार्म। हार्म मतलब होता है हानि पहुंचाना और डैमेज का मतलब भी होता है हानि पहुंचाना। प्रूफ मतलब प्रमाण, फर्मेंट मतलब किण्वन, लॉस मतलब नुकसान और डैमेज मतलब भी हानि पहुंचाना, हार्म मतलब भी हानि पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि चाइनीज इंपेरर सेन नुंग ने जो डिक्लेयर किया है वो है वीगर टू बॉडी, सही है। कंटेनमेंट ऑफ माइंड भी सही है, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस भी सही है, लेकिन ग्रीन टी एड्स वेट लॉस ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन टी एड्स वेट लॉस। ये बाद में पैसेज में दिया हुआ है, पैसेज में ये है बट वो चाइनीज इंपेरर के द्वारा डिक्लेयर्ड नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो ये कह रहा है इम्प्लोर। इम्प्लोर का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इम्प्लोर का मतलब होता है मांगना। तो मांगने के लिए यूज किया जाएगा टू बेग फॉर समथिंग। इम्प्लोर मतलब मांगना, तो टू यूज बेग फॉर समथिंग। नेक्स्ट है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द ऑप्शंस विथ करेक्ट यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये तो लगातार आप सुनते रहते हैं। द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ग्रीन टी के लिए तो ग्रीन टी से क्या था? टूथ डीके को प्रिवेंट करता है, वेट लॉस करता है और लिस्ट प्रोसेस्ड है, ये तीनों सही है। ये फर्मेंटेड है, ये गलत है। ग्रीन टी जो है फर्मेंटेड नहीं है, तो इट इज़ फर्मेंटेड, यहाँ पे ये हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विच इज करेक्ट यूजेज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का करेक्ट यूज दिखाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन ऑफ दीज थ्री बॉयज। देखिए वन ऑफ दिस तो आएगा नहीं, तो वन ऑफ दीज थ्री बॉयज वॉन द रेस। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। विच एंटीऑक्सीडेंट्स मेक टी ए हेल्दी ड्रिंक? कौन सा एंटीऑक्सीडेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कैटेचिन, कैटेचिन्स, प्रेजेंस ऑफ स्टार कंपाउंड्स कॉल्ड कैटेचिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में बदलना है। कह रहा है द लेडी सेड टू दी मेड डोंट गो आउटसाइड द हाउस विदाउट माई परमिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द लेडी ऑर्डर्ड दी मेड नॉट टू गो आउटसाइड द हाउस विदाउट हर परमिशन। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि वो टोल्ड तो कर नहीं हो तो ऑर्डर दे रही है, रिक्वेस्ट कर नहीं रही है, टोल्ड भी नहीं है, ऑर्डर दे रही है। और ऑर्डर में जो डोंट गो है वो बन जाएगा नॉट टू गो, डोंट बन जाता है नॉट टू में, नरेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो इसमें सही आंसर होगा पहला, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। पहला हो जाता है पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा सही आंसर, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट है, करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। वाटर इज सप्लाइड, तो यहाँ हो जाएगा थ्रू द पाइप। वाटर इज सप्लाइड थ्रू पाइप्स टू रेसिडेंशियल एरिया। नेक्स्ट है, एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो कह रहा है द कोच हैज ट्रेंड द टीम फॉर द फाइनल मैच। तो हैज जो होता है वो हैज विन में बदल जाता है। तो देखिए, द टीम हैज विन ट्रेंड बाई कोच फॉर फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल मैच, सॉरी 39 का हो जाएगा ये, हैज विन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो अमेरिकन से पहले क्या लगेगा? यहाँ पे द लगेगा, द अमेरिकन्स वेयर, फिर हो जाएगा द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून। तो द तीनों जगह द यूज होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। तो ये है, चूज करेक्ट सीक्वेंस इन विच फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में जिस सीक्वेंस में हुआ आएगा उस सीक्वेंस में आपको सजाना है। तो ये हो जाएगा रियल, रियर, रोल और र्यूट। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रियल, रियर, रोल और र्यूट, ऑप्शन 4। अगला है द न्यूज ऑफ आवर टीम्स विक्ट्री। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इज ट्रू, क्योंकि न्यूज जो है वो है सिंगुलर नंबर। आप यहाँ टीम्स देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेंटेंस जो है वो सही यूजेज है आर्टिकल का? तो ध्यान से देखिए, यूनाइटेड किंगडम तो होगा नहीं, यहाँ होगा द यूनाइटेड किंगडम, यूज होगा द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट। तो ये सही है। ही इज स्टडिंग इन एन यूनिवर्सिटी, नहीं ए यूनिवर्सिटी होगा। द पुलिस लॉन्च्ड AFIR नहीं बल्कि NFIR होगा। तो इसका सही आंसर होगा द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलें फ्रेंड्स। तो इसमें है कि कौन सा करेक्ट है स्पेलिंग, चूज द स्पेलिंग विच इज करेक्ट। रोडेंट ऐसा होता नहीं, RODENT, डी होगा, ये तो गलत है। स्प्लेंडर ये सही है, स्प्लेटर में डबल टी होगा, वैगाबॉन्ड VAG होगा। तो इसका सही आंसर है स्प्लेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कह रहा है कि आर्टिकल को चूज करना, इनकरेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल। कहाँ पे आर्टिकल का इनकरेक्ट यूज है? तो देखिए ध्यान से, आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव माई वोकेबुलरी। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ द होगा, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो ये हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। आप रिमूव टू पढ़े हैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। ये एक्चुअल में होगा ही इज टू वीक टू वॉक, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। तो डिक्शनरी के हिसाब से फिर से सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीस, पिल, PELYL, और उसके बाद PEEL और पेंडेंट। पीस, पिल और फिर PEEL वाला फिल और पेंडेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम है, पास्ट का है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुड। तो आई टोल्ड हिम दैट आई कुड नॉट डू द जॉब बिकॉज द पे वाज लेस। ये हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफिटी किसको बोलते हैं? यानी ग्रेफिटी का सही
स्पेलिंग। तो आप देखे होंगे कि आजकल जो शहरों में दीवार होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या पब्लिक पार्क है या बस हवाई अड्डा है, इन सब पे वॉल्स पे पेंटिंग किया जाता है। वॉल पे तरह तरह के ड्राइंग बनाए जाते हैं, पेंटिंग बनाए जाते हैं। जैसे जब आप अगर अयोध्या जाएँ तो वहाँ तो राम जी से रिलेटेड यानी रामायण से रिलेटेड पेंटिंग मिलेगी। इसके इसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग तरह की पेंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा ड्राइंग्स और राइटिंग्स ऑन ए वॉल इन ए पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में दीवार पे जो पेंटिंग बनाई जा रही है उसी को बोलते हैं ग्रेफिटी। अगला है इनकरेक्ट सेंटेंस पहचानना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हैड आई प्रैक्टिस्ड हार्ड आई वुड हैव वॉन। ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो कह रहा है चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड। इस दिए हुए शब्द में नाउन चूज करना है। तो ये हो जाएगा सही आंसर फ्रेट, क्योंकि वेट मतलब प्रतीक्षा करना, वर्ब है। एलिनिएट अलग करना है, ये भी वर्ब। और ग्रेट मतलब महान, ये है एडजेक्टिव। अगला है चूज द स्पेलिंग विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो ये सही हो जाएगा कमिटमेंट, क्योंकि COMM होता है इसमें। कमिटमेंट का हो जाएगा COMMITMENT। तो वो हो गया। आइए अब आगे जो 25 क्वेश्चन है वो है जीके के क्वेश्चन। मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी। तो ये लॉन्चिंग का डेट नहीं पूछ रहा बल्कि लैंडिंग का डेट। तो लैंडिंग किया था 11 अगस्त 2023 को, सॉरी 23 अगस्त 2023 को। ये लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को, इसीलिए 23 अगस्त के दिन को घोषित किया गया है इंडिया में स्पेस डे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके साथ लगती है। यानी कि ऐसा कोई देश जिसके साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सबकी सीमा लग रहा हो, तो ये है नेपाल। इसका सही आंसर हो गया नेपाल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो ये है कि कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। कौन सा ग्रह। तो ऐसा करने वाला 2 ग्रह है, यूरेनस और वीनस। यानी यूरेनस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वीनस यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, यानी कि यूरेनस और शुक्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। रामपुर चाकू से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चाकू का शहर उत्तर प्रदेश में किसे कहा जाता है। तो रामपुर को। आप जानते हैं रामपुरी चाकू बहुत ही प्रसिद्ध है, तो रामपुर इसका सही आंसर। अगला है क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है। तो जहाँ जीव या जनसंख्या निवास करती है उसको हैबिटेट बोला जाता है, यानी प्राकृतिक आवास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आंध्र प्रदेश से। कलमकारी पेंटिंग आंध्र से संबंधित है। अगला है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यानी मार्स को लाल ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर। तो वनडे इंटरनेशनल में पहली बार दोहरा शतक बनाया था भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने। इसका सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगर राष्ट्रगान पूछ लिया होता तो वो रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहली बार आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, उसमें पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा था। इसका सही आंसर है हरियाणा। पहली बार खेलो इंडिया गेम्स जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसमें टॉप पे रहा था हरियाणा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चार मीनार कहाँ है। तो चार मीनार हैदराबाद में है, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल। तो गलती से भी गुलाब लगाना नहीं है, क्योंकि कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। अगला है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। आगरा किसके किनारे है। तो यमुना के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे है।
यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू किया गया था। कहाँ से? पानीपत, हरियाणा से। नेक्स्ट है कि पहला पेपरलेस बजट भारत का कब प्रस्तुत हुआ? तो भारत का पहला पेपरलेस बजट जो है वो प्रस्तुत हुआ था 2021-22 में। 2021-22 का जो बजट है वो भारत का पहला पेपरलेस बजट था। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? तो इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2022 अर्जेंटीना ने जीता। अगला क्वेश्चन है चीन की राजधानी। चीन की राजधानी है बीजिंग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा का साहित्य का संग्रहालय बना रहा है? तो हिंदी भाषा का साहित्य का संग्रहालय बन रहा है वाराणसी में। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। तो ये 75 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आइए मैथ के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.5 और 7 के ऊपर रेकरिंग है। तो आपको इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। 57 में 5 घटा दीजिए और 9 पे जितना डिजिट ये पहले है, एक डिजिट है तो एक जीरो, यानी हो जाएगा 52/90। ये डायरेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 52/90। अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो कह रहा है कि ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है जिसे पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है, जिससे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो बेलन के तल की त्रिज्या क्या होगी? फ्रेंड्स इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो ठोस अर्धगोला है उसका जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? तो जो नया बेलन बन रहा है इसके बराबर होगा। अब बेलन में क्या है कि रेडियस यानी त्रिज्या और हाइट के बीच रिलेशन आपको निकाल लेना है कि रेडियस और त्रिज्या में क्या, रेडियस और हाइट के बीच क्या रिलेशन होगा, ये आप निकाल लेंगे इजीली से इस तरह से। कुल वक्रीय पृष्ठीय दिया गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं ये होता है 2πr/h और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2/5। आप यहाँ से 2πr कैंसिल करके h/r/h, यहाँ से h और r के बीच रिलेशन निकाल लेंगे। इसको जैसे ही हम उसके बराबर इक्वेट करेंगे यानी दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे कि वॉल्यूम जो होगा अर्धगोले का और बेलन का दोनों बराबर करेंगे, यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा। तो r का वैल्यू आएगा 22। r का वैल्यू 22 सेंटीमीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद ब्याज के तौर पर 61,200 दिया। तो ब्याज उसका कितना है? 61,200। साधारण ब्याज बराबर होता है P × R। तो R है 12 × T है 3/100। अब इसको क्या करेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1,70,000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 8a2 ये जो संख्या है जहाँ पे a क्या है पता नहीं, ये 6 से विभाज्य है यानी 6 से पूरा कट रहा है। तो सिंपल सोचिए कि जब ये 6 से विभाज्य मतलब 3 और 2 दोनों से भी विभाज्य है। 3 से विभाज्य होने का कंडीशन होता है कि 8 + 2 10 हुआ, यहाँ क्या हो जाए? तो 10 2 अगर यहाँ रखते हैं तो 12 हो जाएगा। तो ऐसे ही दिख के ऑप्शन 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी a के बदले 2 अगर रखा जाए तो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 1/6.198 बराबर इतना है, तो यहाँ देखिए 6.198 करने के लिए 3 जीरो, डेसिमल को 3 इधर शिफ्ट करना पड़ेगा यानी ऊपर में 3 जीरो लाना पड़ेगा। तो 1000 ऊपर हो जाएगा। 1000 से जैसे ही गुना होगा तो 3 जीरो ये शिफ्ट कर जाएगा राइट वर्ड, तो ये हो जाएगा 161.34। सिंपल कैलकुलेशन। आगे देखिए कह रहा है एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना, एक परिमेय संख्या के व्युत्क्रम का 10 गुना। तो मान लीजिए परिमेय संख्या अगर x लेते हैं तो उसका व्युत्क्रम 1/x हुआ। इसका 10 गुना जो है वो बराबर है कितना? 17 के व्युत्क्रम के 6 गुना के बराबर। 17 का व्युत्क्रम 1/17 × 6। अब यहाँ से जैसे ही इसको आप x निकाल देंगे, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, तो ये आ जाएगा 85/3। यानी रेशनल नंबर जो फाइंड करना है, जो आपको परिमेय संख्या लाना है वो है 85/3। अगला है
तीन भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता? जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन ये है कि एचसीएफ से एलसीएम हमेशा डिविजिबल होता है, यानी वो कट जाएगा। तो देखिए 24 से भी कटेगा, 8 से भी, 12 से भी, 33 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो आंसर हो गया 33। बनाना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, सीधे देखते ही बना देना है कि ये आएगा। अगला है, मुद्रा की एक राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 10 वर्ष में दुगनी हो जाती तो ब्याज की दर। अब देखिए 10 वर्ष में दुगनी हो गया, अमाउंट हो गया दुगना, इसका मतलब जितना हमने मूलधन दिया था उतना ही ब्याज आया, तो मूलधन और ब्याज हो गया बराबर, रेट गुने टाइम हो गया 10 वर्ष, यहाँ से डिवाइड, एक जीरो कट गया, पी से पी कट गया, तो रेट आ गया 10%, यानी इसका आंसर हो गया 10%। ठीक है। नेक्स्ट है, 3 क्रमिक विषम अंकों का जोड़ सदैव किससे विभाजित होगा? तो जब भी हम 3 क्रमिक विषम अंक लेंगे तो ये 3 से विभाजित होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है एग्जाम में, कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, 3 क्रमिक विषम ले लेना है। जैसे 3 है, 5 है और 7 है, 3 लगातार विषम है, तीनों को जोड़िए, ये 15 है, 3 से हमेशा कट रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है, यदि 2x - 3 का स्क्वायर बराबर 288, ध्यान से देखिए, 2x - 3 का स्क्वायर बराबर 288, यहाँ से इसको काट दीजिए तो 144 बचा, 144 जो है 12 का स्क्वायर है, तो x - 3 कितना हो गया? 12 हो गया, तो x हो गया 15 के बराबर, तो x हो गया 15, तो x + 1 पूछ रहा है, यानी कि 16। इसका सही आंसर आ गया 16। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह है x² + 5x + 3, x² + 5 - 3x = a² - b²। थोड़े ध्यान से देखिए, a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b, ये बात ध्यान में रखना है। तो हमको क्या करना है, इसको उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² + 5 + 3x, अगले को लिख सकते हैं x² + 5 - 3x। अब देखिए ये हो गया a प्लस ये हो गया b, a - b, तो a का बदले आ गया क्या? x² + 5, हमको लाना है a - 5, तो 5 घटा दीजिए, तो बच गया x²। तो इसका सही आंसर हो गया x²। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सिंपल बोर्ड मास का नियम से दिया हुआ है, इसको जैसे ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, बोर्ड मास से लगाएंगे तो 7/16 गुने 4/1 हो जाएगा ये वाला। अगला तो सिंपल ऐड है, तो 1/4 + 5/4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/4, ये काट दीजिए तो ये आ गया 7/4, वो हो गया 6/4, माइनस कर दीजिए तो आंसर आ गया 1/4। अगला क्वेश्चन देखिए, वो है, किसी संख्या के घनमूल को सबसे छोटी अभाज्य संख्या में विभाजित करने पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या रख कर आप जैसे निकालेंगे इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, 2, क्योंकि ये आता है नंबर 512। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो कह रहा है किसी संख्या के घनमूल को, तो मान लीजिए कोई संख्या x है, तो इसका घनमूल हो गया, इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने पर अभाज्य संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो 2 का वर्ग 4, अब ये 4 इधर डिवाइड में, तो इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो गया 8, क्यूब है तो ये यहाँ पर क्यूब बन के आ जाएगा क्यूब रूट को, तो 512 यानी 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए अपने पूरक कोण से 28 डिग्री अधिक है और बी अपने समपूरक से 30 डिग्री कम है, तो ऐसे में देखिए ए का और ए का पूरक दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। क्योंकि ए जो पूरक से 28 से ज़्यादा है, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए का वैल्यू आ जाएगा 59 और इसका जो पूरक होगा वो 31। इसी तरह से बी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 75 और उसका पूरक हो जाएगा 105। अब हमको पूछा गया दोनों को जोड़ के ए प्लस बी का वैल्यू, तो दोनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो एडिशन कितना आ जाएगा? 134 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का पावर 6 यहाँ अगर इसको लिखते तो ये हो जाएगा ए का पावर 6, सी ऊपर जाके हो जाएगा सी का पावर 12, तो हो गया बी क्यूब सी 12 बटा ए का पावर 6। इसका क्या है? 1/3, तो 3 से इसको कर देंगे सब जगह डिवाइड। जैसे ही इसको करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आंसर BC4/A², BC का पावर 4/A²। अगला क्वेश्चन है, हम 1008 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 1008 को आपको गुना करना है कि किससे गुना करें। जैसे ही आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो पाएंगे कि 7 इसमें अकेला है,
इसका मतलब 7 से गुना करेंगे तो 7 का भी स्क्वायर बन जाएगा, तो पूर्ण वर्ग हो गया, तो आंसर हो गया 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6a का पावर m प्लस 2 का पावर m प्लस n इंटू 3 का पावर n प्लस 2 का पावर n बराबर 332। तो सिंपल इसको देखिए, 6 का पावर m प्लस 2 का पावर m इंटू 2 का पावर n लिख सकते हैं, m प्लस n को, इंटू 3 का पावर m प्लस 2 का पावर n। अब ध्यान से देखिए, 6 का पावर m ये हो गया, 3 2 जा 6 का पावर m हो गया, इंटू 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n बराबर 332। अब 6 पावर n दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए इसको, तो हो गया यहाँ पे 1 प्लस 2 का पावर n, यहाँ 2 का पावर n बचा हुआ है। अगर हम 1 इधर भी ऐड कर दें अपना मर्जी से, तो इधर भी 1 ऐड करना पड़ेगा, 333। अब देखिए ये कॉमन, तो जो हमारा दिया गया है आंसर हो गया 333। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 2y बराबर 63। तो यहाँ से x को हम लिख सकते हैं 63 माइनस 2y, तो x प्लस y, तो x का मतलब है 63 माइनस 2y, 63 माइनस 2y पहले से निकल गया, तो x के बदले वो रख दीजिए, प्लस y बटा y बराबर 13/8। यहाँ से y का आंसर आ जाएगा, फिर x का आंसर हम निकाल लेंगे इजीली, y का आंसर आ जाएगा 24, x का आंसर निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। हमको पूछा गया है 2x प्लस वाई, तो 2x यानी 30 प्लस वाई 24, 54 आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4.5 पाई सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चाप की लंबाई क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, ये है 4.5 पाई के बराबर। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये है 30 पाई के बराबर। अब दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आर का वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा, बिना किसी परेशानी के, ज़्यादा मेहनत भी नहीं इसमें करना होगा। आर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 40/3, 40/3। आर का वैल्यू आ गया 40/3, सिर्फ डिवाइड कर देना है, आर अपने आप आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर 2 3 4 के रेशियो में है। तो 3 2 5 4 9, 180 होता है जानते हैं टोटल एंगल, तो 9 20 का आएगा, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। इसका मतलब ये 40 डिग्री हो गया पी, 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। अब पूछा जा रहा है कि एक रेखा आर एस खींचा गया है जो पी क्यू के समानांतर है ऐसे। तो जैसे ही इसको हम, ये दोनों समानांतर रेखाएं हो गई, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एकांतर कोण। तो ये 40 है तो ये भी हो गया 40, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 2, 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, 80 सेंटीमीटर की परिधि के समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 32 है। तो एक विकर्ण है, ये है समचतुर्भुज, एक विकर्ण दिया हुआ है कि ये 32 है। विकर्ण जानते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड करते हैं, तो ये 16, तो ये भी 16। पूरा है 80 सेंटीमीटर, तो 20 चौक 80, 20 20 हो गया। ये है 20, ये है 16, तो ये हो जाएगा 12। तो पहला विकर्ण 16 दूनी 32 है, फर्स्ट जो विकर्ण है वो 32 है, दूसरा विकर्ण आ गया 12 दूना 24। तो आप जानते हैं एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसको आप सॉल्व करके निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा 384। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स पूरा मैथमेटिक्स तो सोल्व करते जा रहे हैं हम, लेकिन कैलकुलेशन में कुछ जगह पर आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि सारे और कैलकुलेशन करेंगे तो और ज़्यादा लंबा होगा। अब देखिए कह रहा है 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू 74 डॉट 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 79। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 72 है, 2 आया है, एक जगह पे 75 आएगा 5, तो 5 2 जा 10। जैसे ही 0 आ जाएगा तो किसी से भी गुना होगा तो 0 ले आएगा, तो इसलिए आंसर हो गया 0। अगला है ए और बी विषम अंक है। ए और बी अगर विषम है तो सम बनाने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे 3 और 5 विषम है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 + 5 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है, HCF 6 है। तो आप जानते हैं पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो हमारे पास गुणनफल दिया हुआ है कि 1260 है, HCF 6 है, 6 से डिवाइड कर देंगे, LCM निकल जाएगा 210 आंसर। चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। कह रहा है किसी वस्तु की अधिकतम लंबाई को ज्ञात करें जिसे 10 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर के आकार के आयताकार बॉक्स। तो आप जानते हैं किसी भी आयताकार बॉक्स के अंदर सबसे
लंबी छड़ी जो रखी जा सकती है या वस्तु रखी जा सकती है वो उसका क्या होगा, विकर्ण होगा। तो विकर्ण निकालने का तरीका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो सबको निकालिए, 10 का 100 हो गया, 4 का 16 और 3 का 9, तो हो गया 125। तो आ जाएगा 5√5, आंसर हो गया 5√5। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने देख लिया कुल 100 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखे हैं। आशा करते हैं कि आप इससे मिलाएंगे और मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सभी साथी जरूर ये बात बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, जिससे कि हम कट ऑफ का सही प्रेडिक्शन कर पाएँ। बहुत ही जल्द कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो आपको आपके अपने चैनल पे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आइए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें